नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हमारे साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता। और उनसे हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मामले की। सुशांत सिंह राजपूत का मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं उस मामले में उन सारी थ्योरीज में, अटकलों में नहीं जाना चाहता हूं जिनमें चारों तरफ मीडिया चल रहा है। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं कि ये जो किस्सा चल रहा है, इसके कानूनी पहलू क्या हैं, इसके साथ और कितने सवाल उठ सकते हैं, और क्या उन सवालों के कोई जवाब भी हमें सामने दिखाई पड़ रहे हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए विराग गुप्ता जी हमारे साथ हैं। लेकिन उनको मैं सामने लाऊं उससे पहले आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिल जाए नया वीडियो आने की या नया लाइव आने की। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको पता है कि मैं आजकल सत्यहिंदी.com के लिए भी वीडियो बनाता हूं, और ये वीडियो अगर आप सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिससे आप सत्य के सदस्य बन सकते हैं, यानी सच की इस मुहिम में साथ दे सकते हैं। और उस लिंक पर क्लिक करके आपको सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। उस पर आप लिंक पे क्लिक करें और सच का साथ दें, ये आग्रह है। अब शुरू करते हैं चर्चा आज की। और सबसे पहले मैं आपके सामने लाता हूं अपने आज के मेहमान, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता जी को। विराग जी, आपका स्वागत है आलोक अड्डा पर, वन आलोक जोशी पर और सत्यहिंदी.com पर भी। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह की बातें आ रही हैं, पहले तो ऐसा लगा कि एक मौत है, असमय मौत थी, झटका देने वाली खबर थी। बहुत संवेदनाएं हिल गई इस देश में बहुत से लोगों की, क्योंकि एक जवान आदमी, एक उभरता हुआ अभिनेता, बल्कि एक जमा हुआ अभिनेता इस तरह से चला गया। फिर खबर यूं आई कि ये आत्महत्या है, लेकिन उसके बाद उस मामले में रोज नए नए पेंच आ रहे हैं। अब उसमें और आरोप लग रहे हैं, मैं उन आरोपों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन किस्सा यूं हो गया कि पटना में पुलिस ने एक एफआईआर लिख ली, पटना से पुलिस पार्टी जांच के लिए आ गई, उसने यहाँ जांच भी शुरू कर दी। और उनके एक अफसर जब यहाँ पहुंचे तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। मुंबई महानगर पालिका ने मोहर मार दी उनके हाथ पर कि ये अब क्वारंटाइन रहेंगे। और इस पर फिर विवाद शुरू हो रहा है कि साहब, सरकारी ड्यूटी पर आए हुए एक अफसर को कैसे क्वारंटाइन किया जा सकता है। मैं जानना यह चाहता हूं पहले कि क्या इस मामले में कानून का पालन हो रहा है, क्या कानून ये कहता है कि हत्या या आत्महत्या या आपराधिक मानववध जिसे कहते हैं, कल्पेबल होमिसाइड कहें या एक्सीडेंटल डेथ कहें, इस तरह के मामले क्या जिस थाने में होते हैं उसके बाहर भी इनकी एफआईआर लिखी जा सकती है? कहीं भी भारत के किसी कोने में कोई एफआईआर लिखवा सकता है, जैसे कि संवेदनाएं आहत होने के मामले में होता है कि कोई फिल्म आई है और उससे मेरी भावनाएं भड़क गई हैं, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो मैं अपने नजदीक के थाने में एफआईआर लिखवा देता हूं और केस शुरू हो जाता है। क्या इस मामले में वो संभव है? जो हो रहा है उसमें किस पक्ष को का काम आपको लगता है कि सही है, या कोई भी सही है? नहीं, देखिए, जो सुशांत सिंह का मामला है, पूरे देश में एक आक्रोश है। सुशांत सिंह के प्रशंसकों में, लोगों में, उसमें अनेक तरह की बहस है कि वंशवाद पर बहस हो या उनके आत्महत्या के कारणों पर बहस हो, और जो या उनका मर्डर हो, इन सारी बातों पर प्रकाश तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा। लेकिन हम इस तरह के मामलों को डील कैसे करते हैं, और जो हमारे संविधान में व्यवस्था है कि रूल ऑफ लॉ, की कानूनी प्रक्रिया का पालन हो, लेकिन जब कानून की प्रक्रिया का पालन नहीं होता तो उसमें फिर एक जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है कि लोग फिर सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे राजनीतिक माध्यम से जब दबाव डाल करके किसी चीज को एजेंडे के तौर पर आगे बढ़ाते हैं तो कानून पीछे हो जाता है और जो एजेंडा है वो आगे बढ़ जाता है। आपका जो स्पेसिफिक सवाल था कि जब किसी किताब पर या किसी फिल्म पर या किसी नाटक पर किसी भी देश के किसी कोने में एक अदालत में एक मामला दर्ज होता है, उसके बाद फिर एक उसमें क्रिमिनल केस चालू हो जाता है, उन मामलों में पहले नंबर पर वो दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि ऐसा दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमारी अदालतें पहले से 3 करोड़ मुकदमों के बोझ से लदी हुई हैं, और इस तरीके के पब्लिसिटी वाले मामलों पर जब वो एक प्रायोरिटी देती हैं अदालतें, तो उससे जो आम आदमी को मुकदमे पीछे हट जाते हैं।
लेकिन उन मामलों में अदालतों द्वारा क्षेत्राधिकार जुरिस्डिक्शन हासिल करना फिर भी एक उसको एक आप सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि किसी ने पटना में पिक्चर देखी तो जो ऑफेंस है वो पटना में हुआ और उसने पटना में उसने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। लेकिन इस मामले में वो आत्महत्या है या हत्या है या कुछ भी है, सब कुछ बंबई में हुआ, मुंबई में हुआ, और वहां पर ऑलरेडी मुंबई पुलिस उस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि किसी दूसरे पुलिस थाने में इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए, और यदि हो गई है तो कानून का तकाजा ये है कि वो मामला मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर हो जाए, वो उसी मामले के साथ उसकी जांच की जाए। जी, लेकिन जिस अंदाज में वहां से पुलिस जांच के लिए आ गई और उसके बाद एक पहले एक पार्टी आई है, उसके बाद एक बड़े अफसर आए जिनको क्वारंटाइन किया गया, और लोग कह रहे हैं कि साहब इससे महाराष्ट्र सरकार की पोल खुल गई है और उनकी अक्षमता या उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। पटना में इस मामले की एफआईआर लिखना पहले और उसके बाद उस मामले को यहां तक ले आना कि हम जांच करने चले जाएंगे, मेरा ख्याल है आप कानून में ये प्रावधान जरूर होगा कि अगर यहाँ सही जांच नहीं हो रही है, जो उसके पिताजी का कहना है कि हमने बहुत दिन इंतजार किया, लगता अब मुंबई पुलिस जांच करे, उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो हमने मजबूरी में अब पटना में एफआईआर लिखवाई है। मेरी जानकारी में ऐसे 50 मामले हैं जिनमें पुलिस वाले फरियादी को भगा देते हैं कि हमारे थाने का मामला नहीं है, भाग जाओ। एक ही शहर के 2 थानों के बीच में आदमी दिन भर धक्के खाता रहता है अगर बॉर्डर पर केस हो जाए। फिर इस मामले में, दूसरे राज्य के मामले में, उस पुलिस ने कैसे ये मामला लिख लिया, और लिख लिया तो उसके आगे का प्रोसेस टेक्निकली क्या होना चाहिए था? नहीं देखिए, जब अगर वो उनके पिताजी बोलते हैं कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से वो असंतुष्ट थे या उन्होंने काम नहीं किया, तो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सही काम नहीं कर रहा है तो उसका भी एक तरीका है। अगर आप सिस्टम काम नहीं कर रहा तो अपना एक पैरेलल सिस्टम तो नहीं बना देंगे। इससे तो एक वैधानिक नक्सलवाद पैदा होने के डर पैदा हो जाते हैं कि मुंबई पुलिस अगर अपना काम नहीं कर रही है तो आप एक सीआरपीसी में उसके लिए प्रोविजन है, पुलिस एक्ट में प्रोविजन है, आप सीनियर अफसरों के पास अपनी कंप्लेंट ला के दीजिए। अगर आपके पास कोई फर्दर एविडेंस है तो उन एविडेंस को जाकर के उनके पास दें। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ काम किया गया। एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चालू करने से एक ये एक बड़ी ही मैं समझता हूं कि अराजक प्रवृत्ति है कि अगर कल के दिन इसका मतलब तो ये है कि राज्यों के पास जो सरकारें हैं उनके अंडर में जो पुलिस है, उस पुलिस के बूते पर आप अखिल भारतीय अपना क्षेत्राधिकार हासिल कर लेते हैं, जो कि जो संविधान की जो एक संघीय व्यवस्था है उसके खिलाफ है। क्योंकि सीआरपीसी के जो सेक्शन 154, 155, 156 में तीनों जो अगर आप सेक्शंस को एक साथ पढ़ेंगे तो दो बातें साफ होती हैं कि जिस जगह पर अपराध हुआ है उसका जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है उसको पावर है, और वो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शनल इंस्पेक्टर है वहां पर पावर है। अब अगर इंस्पेक्टरों के इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय डीजीपी या उप मुख्यमंत्री या ये सारे लोग बिहार चुनाव के पहले अगर उसको क्षेत्रवाद का, इसका कहीं से कोई ताल्लुकात नहीं है कि मुंबई पुलिस सही जांच कर रही है या गलत जांच कर रही है, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी गलत तरीके से काम कर रही है, सही काम नहीं कर रही है, तो सिस्टम के तहत उसमें जाना चाहिए, बनिस्पत कि हम एक अपना पैरेलल सिस्टम खोल लें, जैसा कि आजकल प्रवृत्ति हो गई है। और ये लोगों के अंदर यथा राजा तथा प्रजा कि अगर पता चला कि वहां पर किसी जगह पे विधानसभा नहीं खोली जा रही तो उन्होंने पैरेलल होटल में विधानसभा चालू कर दिया। तो ये जो जिस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि अगर आप हमारा काम नहीं करेंगे तो हम एक पैरेलल सिस्टम चालू कर देंगे, और पैरेलल सिस्टम ये कानून के तहत बिल्कुल अक्षम्य है। और इससे बहुत बड़े पैमाने पर फिर लोग क्या करते हैं, यही एक भीड़ संस्कृति को जन्म देता है, और जो लोग भी इस चीज को कर रहे हैं या करवा रहे हैं निहित राजनीतिक वजहों से कर रहे हैं या करवा रहे हैं, मैं समझता हूं कि अल्टीमेटली इसमें कानून शहीद होगा और मुख्य मामला पीछे रह जाएगा। आप कह रहे हैं कानून शहीद होगा, दूसरा आपने ये भी कहा कि ये राजनीतिक वजहों से करवा रहे हैं या कर रहे हैं, और यहाँ कुछ लोगों का इस पे टिप्पणी है इस पर, वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई एक, हमें तो लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत भारत का बेटा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में टीवी मीडिया ने समझा दिया कि वो तो बिहार का बेटा है। और दूसरी तरफ एफआईआर लिखी गई है या चुनाव को देखकर लिखवाई गई है, ये सवाल बड़े पैमाने पर उठ रहा है कि क्या दरअसल ये राजनीति का एक खेल है कि इस वक्त वहां चुनाव होने वाला है
महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आकर अपनी रोजी रोटी का काम करते हैं। ये आरोप अक्सर लगता रहता है कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ यहाँ अत्याचार होते हैं, उनको भगाया जाता है, उनका शोषण होता है। तो क्या ये उस चुनाव में फायदा उठाने का एक हथकंडा भी हो सकता है? नहीं, अगर चुनाव में फायदा पहुंचाने का हथकंडा है तो कल के दिन तो फिर बंगाल के भी चुनाव हो रहे हैं, और कल के दिन वहां पर अगर कोई चालू कर दे कि रिया चक्रवर्ती के साथ जाति हो रही है और वो बंगाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें जो हैं, जब हम कहीं पे संविधान में ये नहीं लिखा कि क्षेत्रवाद होना चाहिए, संविधान में राज्यों के अधिकार निर्धारित है, राज्यों की पुलिस के अधिकार निर्धारित हैं, पुलिस की प्रक्रिया निर्धारित है। पुलिस जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो उसके पास अगर कहीं पे कुछ भी जांच करने के लिए, किसी को पकड़ने के लिए है, तो मजिस्ट्रेट से उसके पास वारंट होना चाहिए, सम्मन होने चाहिए। अगर वो दूसरे राज्य की पुलिस में जाती हैं तो वो संघीय व्यवस्था का तकाजा ये है कि दूसरे राज्य की पुलिस को वो सूचित करें। अगर उन्हें पहले नहीं पता था कि महाराष्ट्र में इस मामले में जांच हो रही है और बाद में पता चल गया, तो सारी फाइलें, वो सारे जो एविडेंस है महाराष्ट्र पुलिस को सौंपे, महाराष्ट्र पुलिस उसमें जांच करे, और दोनों पुलिस को आपस में सहमति से जो संघीय जो ये जो व्यवस्था है वो आपस में सहकारिता से चलती है। अगर पक्ष विपक्ष की तरह अगर राज्यों की पुलिस भी आपस में अगर इस तरीके के बर्ताव करेंगे कि यहाँ की पुलिस वाले गए, अगर वहां के एक आईपीएस अफसर गया और वहां पर बीएमसी के लोगों ने उसको क्वारंटाइन कर दिया, तो ये तो एक बेसिकली एक संवैधानिक गुंडागर्दी ही कही जाएगी ना। ऐसा नहीं कि कोई बिहार पुलिस ही गलत है, महाराष्ट्र पुलिस भी गलत रास्ते पे हो सकती है, महाराष्ट्र की बीएमसी भी गलत रास्ते पर हो सकती है। लेकिन जब गलत चीजों को क्षेत्रवाद या राजनीतिक हितों के अनुरूप हम परिभाषित करने लगते हैं, तो उससे जो मुख्य जो चीज दिक्कत में आती है वो संवैधानिक व्यवस्था पूरी दिक्कत में आती है। अब आप देखिए कि इस मामले में कितनी तरीके के पिटीशंस फाइल हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो चुकी, पीआईएल सीबीआई जांच के लिए हो गई, उस एफआईआर के बेसिस पे ईडी ने इस मामले को कॉग्निजेंस ले लिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस मामले में बयान दे रहे हैं, कई वहां पर बिहार में कई सारे अभिनेताओं के खिलाफ वहां पर एक लोकल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल हो गई। तो प्रश्न इस बात का है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में स्टेट एक पार्टी होता है, इसका ये मतलब है कि लोगों का राज्य पर भरोसा खत्म हो गया है। राज्यों को इस मामले को ज्यादा हल्के तरीके से नहीं हैंडल करना चाहिए कि यदि लोगों का पुलिस और न्यायिक व्यवस्था से भरोसा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दो तीन बातों में टिप्पणी की है। पहली, उन्होंने इस बारे में बोला है कि कभी भी इन्वेस्टिगेशन के मामलों की जो प्रगति है उसको प्रेस में, मीडिया में नहीं देना चाहिए। तो फिर क्यों बोला जा रहा है कि इसकी जांच हो रही है, इसने ये बयान दिया, इसको ये किया। दूसरे नंबर पर उन्होंने बोला है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसको एक एक संवैधानिक दायरे के तहत ही उसको पूरा काम करना चाहिए, वो भी चीजें नहीं हो रही हैं। पीआईएल सिस्टम का या इन जो जब इस तरह की चीजों का दुरुपयोग होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारी पूरी संवैधानिक व्यवस्था जो सरकार, पुलिस और अदालतों पे टिकी हुई है उसके खंभे दरकने लगते हैं, और जो एक अल्पकालिक राजनीतिक हित के लिए, चाहे महाराष्ट्र में हो या बिहार में हो या उत्तर भारतीय वर्सेस महाराष्ट्र की राजनीति हो, ये राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन संविधान की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से ये बहुत ही मैं मानता हूं कि ये लज्जाजनक कार्य हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। जी, इस पर मैंने विराग जी दिन में 2-4 टिप्पणियां की, तो उस पर अनेक लोगों ने कहा कि आप क्योंकि मुंबई में बैठे हैं इसलिए लगता है कि आपको जानबूझकर वहां की सरकार को, वहां की पुलिस को डिफेंड करना पड़ रहा है। आप तो मुंबई में नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने जितनी बात कही सब सही है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को अगर लगता है कि महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, वो अपराधियों को बचाने में लगी है, तो अब उनके पास क्या रास्ता है? और अगर पटना की पुलिस और बिहार की सरकार भी ये मानती है कि ये सही कह रहे हैं, हमारे नागरिक हैं, इनका बच्चा बाहर गया था, उसके साथ अन्याय हो गया, तो उनके पास क्या रास्ता है? नहीं, देखिए, मैं उसके जो सेक्शंस लगे थे, जो बिहार में जो उन्होंने जिन सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की है, मैं उसको अगर देखूं, सेक्शन 341, सेक्शन 406, सेक्शन 323, सेक्शन 380, सेक्शन 306, तो ऐसा लगता है कि जिन इन सेक्शंस में जो नामजद एफआईआर हुई है, तो ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस को पहले से ही सारी जानकारी है। और जो कानून हमारा बोलता है कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी नहीं माना जाए, जब तक अदालत से दोषी नहीं माना जाए, मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे किसी का भी चरित्र हनन करना या किसी को भी दोषी मानना गलत होगा। अगर हम प्री डिटरमाइंड माइंड से इस मामले की अगर जांच कर रहे हैं
तो ये मैं समझता हूं कि वो जिन लोगों के नाम इस पूरे मामले में आ रहे हैं उनके लिए भी हमें अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था पर भरोसा करना पड़ेगा, संविधान पर भरोसा करना पड़ेगा, कानून पर भरोसा करना पड़ेगा। हमारी कानून से असहमति हो सकती है, अगर असहमति है तो उसके लिए भी एक सिस्टम है, लेकिन अब हर चीज में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं, हर चीज में राज्यों की पुलिस, अब जो राजस्थान में जो राजनीतिक संकट चल रहा है, राजस्थान की पुलिस हरियाणा गई, हरियाणा वालों ने उसको नहीं घुसने दिया, या हरियाणा की पुलिस राजस्थान जाती है उसको नहीं वो करने देते हैं। तो ये जो राज्यों की सीमाओं पर पुलिस की जो पहरेदारी हो गई है, तो इससे जो हमारा एक देश एक भारत एक कानून एक विधान की जो संकल्पना है वो कहां से है। अगर हम अपने अपने कानून की खुद ही अपनी अगर हिसाब से मनमर्जी व्याख्या करने लगेंगे तो ये सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ये सारे विधायक, ये सारे सांसद, ये सारे अधिकारी, इन लोगों ने तो संविधान की शपथ ली है। संविधान, इन्होंने किसी राज्य की शपथ नहीं ली कि मैं बिहार या महाराष्ट्र या दिल्ली राज्य की शपथ लेता हूं, तो उन्हें संविधान के तहत काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अदालतों को भी इस मामले में सख्ती से काम लेना चाहिए। अगर मुख्य मुद्दा इसमें देखें तो इसमें तीन तरह के मुद्दे हैं। पहला मुद्दा यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक वंशवाद की वजह से सुशांत सिंह राजपूत को दरकिनार किया गया। दूसरा मुद्दा है कि बिहार या उत्तर भारतीय वर्सेस महाराष्ट्र की एक राजनीति है। और तीसरा मुद्दा यह है कि पुलिस व्यवस्था अपने तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इन तीनों मुद्दों में हमको गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल चेंज की बात को करने की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात करते हैं तो राजनेताओं के इशारे पर पुलिस काम नहीं करे, इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, प्रकाश सिंह का मामले का जजमेंट, उसमें पुलिस रिफॉर्म्स लागू किए जाएं। उसे लागू करने के बजाय हम पुलिस को और भी राजनेताओं के नियंत्रण में ला देते हैं कि जब कोई राज्य का उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बयान देते हैं, डीजीपी बयान देते हैं, ट्विटर में एक आपस में बहस होती है, तो ये समझ में आता है कि पुलिस रिफॉर्म्स की देश को और ज्यादा जरूरत है। जब वंशवाद की बात करते हैं तो वंशवाद तो फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा दूसरी जगहों पर है। आज अभी जो पूरी बातें आ रही, न्यायपालिका में सबसे ज्यादा वंशवाद है, सबसे ज्यादा वंशवाद जो राजस्थान में हो रहा है, तो राजनेताओं के बीच वंशवाद है। फिल्म इंडस्ट्री तो प्राइवेट पैसे से चलती है, लेकिन जो सरकारें हैं, जो न्यायपालिका है, वो तो सरकारी पैसे से चल रहे हैं, लेकिन वहां पर वंशवाद पर बहस होनी चाहिए। और जो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राज्यों के बीच जब भी कोई मतभेद हो तो उसको एक एक हम कानून के दायरे में उसको करें, ना कि हम उसको लठमारी से करें, क्योंकि फिर जब लठमारी से करने लगते हैं आम जनता के बीच में यह संदेश आ जाता है कि आप अपनी ताकत से जो चीज हासिल कर चाहो तो कर लो, या मीडिया के बेसिस पे, सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग के बेसिस पे हासिल करना चाहें। उसमें होता क्या है, वो गरीब आदमी मारा जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता है। जब सुशांत सिंह राजपूत या सेलिब्रिटीज या दूसरे लोगों के मसलों पर बहुत ज्यादा मीडिया बहस करती है तो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मुद्दे जो उसके हैं गौड़ हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, और अदालतों में छोटे लोगों के मामले वो पिछड़ जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत मामले इस अंदाज में अगर सामने आ जाते हैं, और खास तौर पे क्योंकि सेलिब्रिटीज के मामले, जिन लोगों का नाम बड़ा है, उनके मामले को इस तरह से उछाला जाता है। लेकिन एक किस्सा इसमें जो साथ में जुड़ रहा है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जो पटना में एफआईआर दर्ज हुई है, उनको अगर आप ध्यान से देखें, मैं नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन नाम आ गया है, रिया चक्रवर्ती का नाम है, क्योंकि इस मामले में ये आरोप भी लग रहा है कि महाराष्ट्र की पुलिस जानबूझकर, और इसमें अब तो शासक दल का ही नहीं, उसके सर्वोच्च परिवार का भी नाम आ चुका है। मैं, क्योंकि उस किस्से में, उसके ब्यौरे में जाने में मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि वो फिर जितना अंदर घुसते जाएंगे वो उतनी गंदगी बढ़ती जाएगी, और अगर आपके पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो मेरा ख्याल है हमको उसमें वेंचर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं, जैसे उनके परिवार ने आरोप लगाया कि इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने इनका पैसा निकाल लिया, उसने इनको अकेला छोड़ दिया। ये जो किस्सा है, क्या इससे भी आपको लगता है कुछ नए तरीके की नजर की जरूरत है, किसी नए नजरिए से अब जो हम समाज बदल रहा है? जैसे कई बार आपसे बात होती है कि भाई कानून उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ता है जिस रफ्तार से सोसाइटी बढ़ रही है। तो अगर हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को संवैधानिक मान्यता है, तो लिव इन रिलेशनशिप में किसका क्या अधिकार होगा, पार्टनर क्या करेगा, और पार्टनर के अधिकार के साथ फिर जिम्मेदारी क्या होगी, आंसरेबिलिटी क्या होगी? क्या ये डिफाइन होने की जरूरत है? देखिए, एक तो जो आपने बोला, जो महाराष्ट्र की सरकार के सर्वोच्च परिवार के नाम या सारी बातें, तो फिल्म इंडस्ट्री का
अपराधियों के साथ, फिल्म इंडस्ट्री का राजनेताओं के साथ, फिल्म इंडस्ट्री के चुनावी उपयोग दुरुपयोग के बहुत पुराने मामले आते रहे, हाजी मस्तान के समय से आते रहे हैं सारी चीजों में। और वहाँ की जो वित्तीय व्यवस्था है, वहाँ की जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं, और मैं समझता हूँ उन व्यापक मामलों पे ईडी की जांच हो तो ज्यादा बेहतर फिल्म इंडस्ट्री का और देश का भला होगा। लेकिन अगर हम इस पे आए कि जब आगे जांच चलेगी तो ये आगे जांच देश में एक अलग तरीके के इसमें मिसालें आएंगी, और 3 नए तरीके की जांच होंगी जो कि अभी तक सामान्यता नहीं आई हैं। पहली जांच होगी कि मरीज और डॉक्टर के बीच का क्या संबंध है, क्योंकि जो मुंबई पुलिस ने जो अभी अपनी जांच की है और डॉक्टरों के जो बयान लिए हैं, तो डॉक्टरों के बयान के अनुसार ये लगता है कि वो मनोरोग का शिकार थे और मनोरोग की दवाएं ले रहे थे। अब वो जो डॉक्टर हैं, अब उसमें ये भी आरोप लग रहा है कि जो एक्यूज्ड हैं उन लोगों ने डॉक्टरों को प्रभावित करके और मरीज को मरीज बनाने की एक उन्होंने कुत्सित प्रयास किया, या उसमें उनका एक योगदान था। तो अब डॉक्टर और मरीज के बीच के रिश्ते की एक नई बात पैदा होगी कि उसके क्या सीमाएं हैं, और डॉक्टरों के बयान को हम जो डॉक्टर भगवान माने जाते हैं तो उनके बयान को किस तरीके से माने। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आएगा, लिविंग रिलेशनशिप, क्योंकि जो रिया चक्रवर्ती है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन लगाई है कि बिहार का जो मैटर है उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, और जिसके अगेंस्ट में बिहार सरकार ने और सुशांत चक्रवर्ती के पिताजी ने कैवियट फाइल की है कि उनको सुनाए बगैर सुप्रीम कोर्ट उसमें आगे उसमें नहीं उसमें कोई फैसला ले। तो अब अगर उन्होंने खुद अपने उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, तो अभी भारतीय कानून के अनुसार लिविंग रिलेशनशिप को मान्यता नहीं मिली है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं जिसमें लिविंग रिलेशनशिप के पार्टनर को उन्होंने संपत्ति पे अधिकार दिया है, उनके बच्चे को पिता की मान्यता दी है। और अगर रिया चक्रवर्ती इस बात को प्रूव करती हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में थी और उसके नाते उन्होंने अपने पार्टनर के ध्यान रखने के लिए जो भी उसमें उसमें उन्होंने पैसे निकाले या खर्च किए, तो फिर यहाँ पर बात आ जाएगी कि क्या पिता का पक्ष महत्वपूर्ण है या जो लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर है या पत्नी, उसको जो भी बोले उसका पक्ष महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश में नए तरीके की जो सामाजिक संस्कार पैदा हो रहे हैं, वो चाहे समलैंगिकता हो, चाहे लिविंग रिलेशनशिप हो, या दूसरे अनेक किस्म की नई नई बातें हों, जब आप टेलीफोनिक भी अनेक प्रकार के कांटेक्ट करते हैं, उसके अनुरूप हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था का विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो ये जब मसले सामने आएंगे तो जो अपराध हैं, अपराध 3 तरीके के इसमें बताए गए हैं। पहला ये बताया गया है कि पैसे की साइफनिंग हुई है, तो पैसे की साइफनिंग अगर लिविंग रिलेशनशिप का पार्टनर बोल दे कि मैंने मेरा अधिकार था या मैंने उनके इंटरेस्ट में खर्च किए, ये सुशांत सिंह ने किया, दूसरे ने किए, ये विवाद पैदा होगा। दूसरा विवाद पैदा होगा कि क्या मार बनाया गया, और तीसरा विवाद ये पैदा होगा कि क्या वो उन्होंने सुसाइड। जी, कुछ कनेक्शन में समस्या है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। विराट जी की आवाज नहीं आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन उनका डिस्टर्ब हो गया है। हम लोगों ने काफी बात की है और मुझे लगता है अभी जुड़ जाते हैं तो और बात करेंगे, लेकिन इस बीच में जब तक वो कनेक्शन रिस्टोर नहीं होता है तब तक मैं अपनी बात इस पर रखता हूँ। जो बात हम लोग कर रहे थे, हमको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ये बहुत बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं जिस अंदाज में आप, और सुनिए वो सवाल का अंदाज सुन लीजिए। आप लोगों ने पूछता है भारत हैशटैग पे चले जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, किस अंदाज में पूछे जा रहे हैं। वो जो अंदाज है वो इससे कतई मैच नहीं करता है। जिस सिचुएशन में जो बात हम कर रहे हैं उस अंदाज में वो सवाल मैच नहीं कर रहे हैं। वो सवाल क्यों है उसकी वजह समझ लीजिए। अगर अभी महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और यही सवाल पूछे जा रहे होते तो मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं कि इसी घटना में उन्हीं का स्वर बदला हुआ होता। कुछ लोग जो स्वयं को पत्रकार कहते हैं लेकिन दरअसल वो सत्तारूढ़ पक्ष के, क्या कहूं, मतलब मुझे वो संज्ञा नहीं मिल पा रही है कि वो सत्तारूढ़ पक्ष के किसकी तरह व्यवहार करते हैं। विराट जी आपको आवाज आ रही है? आप जुड़ तो गए हैं, आपने एक दूसरा कनेक्शन जोड़ा मैंने देखा। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ पे हल्की है लेकिन फिर भी कनेक्शन आपका जुड़ गया है। और अगर आप बात कंटिन्यू करना चाहें, क्योंकि आपका कनेक्शन रुक गया था तो मैं बीच में एक दूसरा मुद्दा ले आया था, उस मुद्दे को मैं वापस जगाऊंगा।
और एक चीज पे ध्यान दिलाऊंगा लोगों का कि आपको याद होना चाहिए इस वक्त कि एक शीना बोरा हत्याकांड हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल केस था, इससे कम हाई प्रोफाइल नहीं था। माँ बाप ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी, माँ और सौतेले बाप ने मिलकर, और उस मामले में उनको सजा हो गई, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था। इसके बावजूद वो अब जमानत पर बाहर होने की तैयारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने उससे भी बड़े एक हाई प्रोफाइल केस में गवाही दे दी है। ये कनेक्शन अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम और आप सिर्फ सवाल पूछते रह सकते हैं। इसी तरह जैसा मैंने अभी कहा, अगर यहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बजाय शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो जो लोग आज बहुत बढ़ चढ़कर सवाल पूछ रहे हैं, क्या वो इसी अंदाज में सवाल पूछ रहे होते? क्या बिहार की पुलिस इसी अंदाज में बिहार से यहाँ आ गई होती? लेकिन विराग जी क्योंकि जुड़ गए, तो आपके सामने एक सवाल है विराग जी। ये भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली लगातार ये कह रही थी कि उनकी जान को खतरा है, और वो वहां से फरवरी से उन्होंने शुरू कर दिया था। 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच बार बार उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन के डीसीपी को व्हाट्सएप पर ये चेताया कि सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा है, और वो जिन्होंने चेताया वो भी सुशांत के रिश्तेदार हैं और आईपीएस अफसर हैं। इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर कैसे और किसको जिम्मेदार माना जाएगा? बिल्कुल आपने सही बोला, और हमें सुशांत सिंह राजपूत को सही मामले में तभी हम उनके साथ न्याय कर पाएंगे अगर हम दो चीजों पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की शुरुआत करें। पहला, कि अगर उनके परिवार में आईपीएस अफसर हैं, इतने बड़े अभिनेता का परिवार है, और उनकी अनेक शिकायतों के बावजूद पुलिस काम नहीं कर रही है, तो एक व्यक्ति, एक आम आदमी क्या करे? अगर एक आम आदमी की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं होती है तो लोग क्या करें? मैं समझता हूं देश पे इस पे बहस होनी चाहिए। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बहस ये होनी चाहिए कि अगर एक महीने 2 महीने के भीतर अगर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले निराश हैं कि मुंबई पुलिस उनके अनुकूल जांच को सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तो उन मामलों के बारे में सोचिए। विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ है, उसके कितने मामले थे जो अभी भी अदालतों में चल रहे हैं, गवाहों ने पेश होने से इंकार कर दिया, या किसी में बेल भी छूट गया, या किसी में कहीं हो गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और उन्होंने बोला कि अपराधियों का पुलिस के साथ इन सारे लोगों के रिश्ते को हम कैसे देखें इसको। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर बात ये होगी कि जब इतनी बड़ी एजेंसियां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई या राज्य सरकारें या सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आ रही है, तो इसमें बड़े तरीके से देखने की जरूरत है कि पुलिस की व्यवस्था दोनों जगहों पे, इसमें देखें तो मुंबई पुलिस भी नाकाम है और बिहार पुलिस भी नाकाम है। मुंबई पुलिस इसलिए नाकाम है क्योंकि उन पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो चीजों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं, या चेतावनी देने के बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। बिहार पुलिस इसलिए गलत है क्योंकि बिहार पुलिस जो एक प्रोटोकॉल है, सीआरपीसी के तहत जो प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो शासक वर्ग है वो अगर संवैधानिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा, तो फिर हम आम जनता से क्यों बोलते हैं कि आप कानून का सम्मान करिए? अगर कानून के रखवाले ही कानून का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आम जनता से उम्मीदें नहीं रहनी चाहिए। और जब आम जनता और कानून के रखवाले सभी लोग अराजकता करने लगेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं से रूल ऑफ लॉ की गुंजाइश बचती है। जी, लेकिन एक जो बात आती है कि हम सीबीआई जांच की मांग, और ये कोई ऐसा नहीं कि इसी मामले में हुई है, ये पूरे भारत में तमाम मामलों में हम लोग सीबीआई जांच की मांग सुनते आते हैं। ऐसा लगता है कि स्थानीय पुलिस की पर आमतौर पर जैसे ही मामला थोड़ा सा हाई प्रोफाइल होता है तो लोकल पुलिस से भरोसा उठ जाता है। इसकी क्या वजह है? और वो सीबीआई जांच की मांग कोई करना चाहे तो क्या आम आदमी के पास रास्ता है कि वो मांग कर ले? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पास क्या ये रास्ता है कि वो किसी अदालत में जाएं और वहां ये मांग करें, या उन्हें राज्य सरकार के आश्रय ही रहना पड़ेगा? जब राज्य सरकार चाहेगी, सिफारिश करेगी, तब जांच होगी। देखिए, जो सही प्रक्रिया ये है कि जब तक राज्य सरकार जहां पर अपराध हुआ है कायदे से, इसमें महाराष्ट्र सरकार जब तक अनुशंसा नहीं करे तब तक सीबीआई जांच, जो सही प्रक्रिया बनाई गई है कि राज्य सरकार अनुशंसा करेगी और केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी। कई बार जटिल मामलों में अदालतें भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई जांच के बारे में बोल सकते हैं।
लेकिन सीबीआई जांच में जाने से पहले हमें 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत सभी लोग बराबर हैं। देश में सैकड़ों आत्महत्याएं हो रही हैं, सैकड़ों हत्याएं हो रही हैं, तो हम फिर किसी एक मामले को विशिष्ट क्लास, एक स्पेशल क्लास क्यों बनाएं? हमारा समाज जब बराबरी की बात करता है तो एक व्यक्ति के मामले को हम बड़ा क्यों बनाएं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब ऐसे मामलों में सीबीआई जांच की बात करते हैं तो ये पुलिस के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव होता है कि हमारा पुलिस से भरोसा खत्म हो गया है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीबीआई जांच के इंग्रेडिएंट हैं कि सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए। अगर अंतर्राज्यीय उसमें कोई पहलू हो या अंतर्राष्ट्रीय पहलू हो या ऐसे पहलू हो जिसकी जांच करने के लिए राज्य पुलिस के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो मुंबई की पुलिस तो बड़े बड़े मामलों की जांच करने के लिए मशहूर है। देश में सबसे ज्यादा नाम मुंबई पुलिस का है। और अगर आप उनको दरकिनार करके सीबीआई जांच की बात करते हैं तो फिर ये एक, मैं समझता हूं कि ये खाकी के भीतर ही एक नया वर्गीकरण पैदा। और सीबीआई जांच हर चीज का हल तो है नहीं। सीबीआई कितने सारे मामले जिनको नहीं सॉल्व कर पाई, सीबीआई में कितने सारे मामले जिनमें आज भी वो मुकदमों लटके हुए हैं, तो सीबीआई में तो और भी ज्यादा देरी होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सीबीआई जांच इसका सही समाधान है। इसका सही समाधान ये है कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस दोनों आपस में तालमेल बैठा करके इसकी जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी एक समयबद्ध सीमा के भीतर लोगों के सामने लेकर के आवें। जी, एक हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन उसे आप वास्तविक भी मान सकते हैं। दिल्ली के दंगों में उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति मारा गया, तो क्या उसके परिवारजन उत्तर प्रदेश के किसी थाने में ऐसी एफआईआर लिखवा सकते हैं कि एक नेताजी भड़काऊ नारे लगवा रहे थे, उनकी वजह से दंगे हुए और उनकी वजह से मेरे परिवार का एक सदस्य मारा गया? नहीं, देखिए, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत मामले में अगर पटना में एफआईआर हो सकती है तो कहीं भी देश में किसी भी जगह पे किसी भी चीज के बारे में एफआईआर हो सकती है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि क्या काम हो सकता है, प्रश्न इस बात का है कि जो भी काम हो क्या वो अदालतों की स्क्रूटनी में खरा साबित होगा। देश में कहीं भी कोई भी गलत एफआईआर लॉन्च हो सकती है, देश में कहीं किसी के खिलाफ गलत चार्जशीट फाइल हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसले करने का काम अदालतों का है और अदालतें कानूनी प्रक्रिया के तहत ही काम करती हैं, जिसकी प्रक्रिया पूरी सीआरपीसी में या दूसरी जगहों पर निर्धारित की गई है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तात्कालिक तौर पर भले ही हम कोई एक माइलेज हासिल कर लें, लेकिन लंबे समय में अगर अदालतों में पुलिस का केस नहीं टिकेगा तो ये पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक अपमानजनक बात होती है। जी, ये जो बिहार के पुलिस अफसर आए और उनको यहाँ क्वारंटीन कर दिया गया, इसमें कोई टेक्निकल गड़बड़ी देखते हैं आप? ये बात सही है बिल्कुल? ये प्रक्रिया नहीं, क्वारंटाइन करने में ऑफिशियल ड्यूटी पे आए हुए अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे जायज है? नहीं, देखिए, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी को प्रूव करने के लिए उन्हें 2 बातें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहले नंबर पर, क्या बिहार सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया था कि ये हमारे अधिकारी हैं जो कि जांच के लिए आ रहे हैं? वो पत्र व्यवहार मुझे और आपको नहीं पता है। और दूसरे नंबर पर, क्या उन पुलिस अधिकारी के पास बिहार से किसी अदालत का कोई एक, उनके पास एक मैंडेट था जांच करने के लिए कि इन लोगों की जांच करना है? उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें महाराष्ट्र की गाइडलाइन देखनी पड़ेगी कि वहां पर क्वारंटाइन के बारे में गाइडलाइंस क्या हैं। मैं जैसे मैं उत्तराखंड की गाइडलाइंस देख रहा था कि कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ लोगों को उन्होंने एग्जम्पशन दिया है कि अगर सरकारी ड्यूटी पे मंत्री हो या सांसद हो या जिन लोगों की जरूरत हो उन लोगों को क्वारंटाइन नहीं रखा जाएगा और वो उसके दायरे से बाहर रहेंगे। एक दूसरे राज्य का पुलिस अधिकारी अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस बारे में महाराष्ट्र की पॉलिसी क्या बोलती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि निंदनीय है ऐसा काम, ये निंदनीय, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये जो नहीं, मेरा एक प्रश्न है फिर इस पर विराग जी। मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना से निपटने के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो तो सब पर समान लागू होनी चाहिए। कोरोना को तो ये पता नहीं है कि ये आदमी ऑफिशियल ड्यूटी पर है, इस पर मुझे सवारी नहीं करनी है। अगर पटना में वो कोरोना इन्फेक्ट हुए हैं और उनको यहाँ हमें डर है कि, और जाहिर है कि पुलिस अफसर हैं, तफ्तीश पे आए हैं, तो यहाँ 50 लोगों से मिलेंगे, उनको क्वारंटाइन क्यों नहीं होना चाहिए? उनको बाकी पुलिस पार्टी को भी क्वारंटाइन क्यों नहीं होना चाहिए था? नहीं, देखिए, जब अभी विकास दुबे वाले मामले में भी देखिए, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस थी मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में गई, पुलिस एक जिले से दूसरे जिले में भी जाती है, तो पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। और अगर किसी मामले में पुलिस तफ्तीश के लिए गई है
तो हमें ये भी देखना है कि वो आईपीएस अफसर थे, इंडियन पुलिस सर्विस वो अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस है, और ऑल इंडिया सर्विस में महाराष्ट्र का हो या बिहार का हो, दोनों अफसर बराबर हैं। तो एक स्टेट को दूसरे स्टेट के आईपीएस अफसर के साथ एक सम्मानजनक बर्ताव करना चाहिए, ये डिसेंसी है जो महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए। लेकिन एक पुलिस अधिकारी जो आधिकारिक ड्यूटी पे है, भले ही उसको नकारा जाए या तो महाराष्ट्र सरकार बोले कि आधिकारिक ड्यूटी पे नहीं थे, उनके पास कोई सूचना इस बारे में नहीं थी, तो अगर सूचना नहीं थी तो और उनकी गैर जानकारी में हुआ फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उन्हें पता था कि ये आईपीएस अफसर इस बात के लिए आए हैं, उनको मेस नहीं दिया जा रहा या उनके हाथ में आप क्वारंटाइन की स्टैंप लगा दें, तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि एक आईपीएस अफसर के साथ अगर ऐसा बर्ताव हो सकता है तो आम जनता के साथ कैसा बर्ताव होता होगा। हमें इस पूरी व्यवस्था में ये देखना है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो पुलिस की मारक क्षमता के शिकार होते हैं, आम जनता की क्या हालत होती होगी, इसको एक व्यापक जनहित में इस मामले को देखने की आवश्यकता है। जी विराग जी, मेरा ख्याल है काफी हमने बात कर ली, समय हो गया है बहुत। और कोई मुद्दा अगर आपको लगता है कि रह गया हो जो हमें इसमें उठाना चाहिए तो बता दें, लेकिन वरना मैं इस वक्त अब आपसे इजाजत चाहूंगा। आपको धन्यवाद दूंगा, आभार आपका कि आपने समय निकाला। लेकिन कुछ अगर लगता है आपको कोई बिंदु रह गया है जिस पर हमें और नजर डालनी चाहिए। नहीं, देखिए मुझे इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट समझ में आती हैं कि इसमें केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों की जिम्मेदारी है कि पहले नंबर पर सीबीआई जांच के लिए स्पष्ट मापदंड निर्धारित होने चाहिए, जिन मापदंडों के तहत ही सीबीआई जांच भविष्य में हो। और दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि इकलौते मामलों में, इंडिविजुअल मामलों में ये जो थर्ड पार्टीज इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं, थर्ड पार्टीज जो पीआईएल्स होती हैं और जो इस तरीके के राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप होते हैं, उसमें न्यायिक हस्तक्षेप या इस तरीके का अतिक्रमण जो है, उस अतिक्रमण पर सख्ती बरती जाए, जिससे कि देश भर में एक समान कानून व्यवस्था लागू रहे। जी, और धन्यवाद विराग जी समय निकालने के लिए और इस मामले को, इतने पेचीदा मामले को जरा साफ करने के लिए। इरादा यही था कि इस मामले में लोग बहुत कीचड़ उछाल रहे हैं, बहुत रस ले रहे हैं, बहुत सी गॉसिप कर रहे हैं, हर एक जितने पात्र इस किस्से में आ रहे हैं उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ी सफाई हो, मेरा भी दिमाग साफ हो, आपका भी, देखने वालों का भी दिमाग साफ हो। इसीलिए विराग जी को मैंने आग्रह किया, विराग जी से, कि वो जुड़ें और इस मामले पे जो कानूनी पक्ष है उसको साफ करें। अब मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं, उससे पहले सिर्फ एक आग्रह फिर करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, इसको लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।